दोस्तों, क्या आप सिर्फ 2 दिन में कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन या धार्मिक स्थलों को घूमना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफर कराएंगे। फिर चलेंगे साइंस सिटी, इंडियन म्यूजियम, कालीघाट काली मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, बेलूर मठ और गंगा नदी की खूबसूरत फेरी राइड पर। इसके बाद देखेंगे विक्टोरिया मेमोरियल, MP बिरला प्लेनेटोरियम और आखिर में सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च जैसी ऐतिहासिक और शानदार जगहें। साथ ही पूरे वीडियो में मैं आपको हर जगह पहुंचने का सबसे आसान रास्ता, मेट्रो रूट, टिकट, खर्च, समय और ज़रूरी ट्रैवल टिप्स भी बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपकी कोलकाता की 2 दिन की ट्रिप बिल्कुल आसान और यादगार बन सके। चलिए शुरू करते हैं अपनी कोलकाता यात्रा। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं कोलकाता के ऐतिहासिक हावड़ा रेलवे स्टेशन पर। अगर आप भारत के किसी भी शहर से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहीं उतरना होगा। इसके बाद पैदल या लोकल रास्ते से हावड़ा मेट्रो स्टेशन पहुंचना है, जहां से हमारी 2 दिन की कोलकाता एक्सप्लोर करने की शानदार यात्रा की शुरुआत होती है। हावड़ा रेलवे स्टेशन के अंदर से ही आपको हावड़ा मेट्रो स्टेशन जाने का रास्ता मिल जाता है। आज हम इसी मेट्रो से अपने होटल यानी रविंद्र सदन की ओर जा रहे हैं। टिकट आप काउंटर से या ऑनलाइन आसानी से ले सकते हैं, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। इस रूट की सबसे खास बात यह है कि यह भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का हिस्सा है। मेट्रो हुगली नदी के नीचे बने सुरंग से होकर गुजरती है, जो अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। नदी के नीचे सफ़र करना यात्रियों के लिए काफ़ी रोमांचक लगता है और यही वजह है कि कोलकाता मेट्रो आज एक बड़ा आकर्षण बन चुकी है। अगर आप चाहें तो स्टेशन के बाहर से टैक्सी या बस भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन मेट्रो सबसे तेज़, सुविधाजनक और किफ़ायती विकल्प है। इसीलिए हमने भी मेट्रो का चुनाव किया और अब चलते हैं अपने आज के स्टे रविंद्र सदन की ओर। हावड़ा स्टेशन से हमें सबसे पहले ग्रीन लाइन की मेट्रो पकड़नी होती है, जो हमें एस्प्लैनेड स्टेशन तक लेकर आती है। यहीं से ब्लू लाइन में इंटरचेंज करके हम रविंद्र सदन की ओर बढ़ते हैं। इंटरचेंज का पूरा सिस्टम काफ़ी आसान है, इसीलिए पहली बार आने वाले यात्रियों को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। कुछ ही मिनटों के सफ़र के बाद हम आखिरकार रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां से हमारा होटल भी बिल्कुल पास में है। आज के समय में कोलकाता मेट्रो में आपको अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल सकती है, खासकर ऑफिस टाइम के समय। लेकिन इसके बावजूद सफ़र काफ़ी आरामदायक, सुरक्षित और समय बचाने वाला रहता है। अगर आप 2 दिन में कोलकाता घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मेट्रो आपके लिए सबसे बेहतरीन और बजट फ्रेंडली विकल्प साबित होगी। करीब आधे घंटे के मेट्रो सफ़र के बाद हम रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां हमें गेट नंबर 1 से बाहर निकलना होता है, जो एक साइड शोरूम की तरफ खुलता है। इसके बाद लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने पर हम अपने आज के ठहरने की जगह होटल शीला इंटरनेशनल पहुंच जाते हैं। लोकेशन अच्छी होने की वजह से यहां से कोलकाता के कई प्रमुख पर्यटन स्थल आसानी से घूमे जा सकते हैं। अगले 2 दिनों तक यही हमारा बेस रहेगा, जहां से हम कोलकाता के मशहूर स्थानों को एक्सप्लोर करने निकलेंगे। तो अभी हम लोग होटल शीला डिलक्स, ये आपका रविंद्र सदन से मेट्रो से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ का जो रूम है काफ़ी साफ़ सुथरा है। ये अराउंड हमें 1500 2 बेड का पड़ा है। वॉशरूम भी ठीक ठाक है और यहाँ से सामने मेन रोड ही है, तो अगर आप लोग आते हैं यहाँ पर तो इसको बुक कर सकते हैं। अगली सुबह की शुरुआत हमने कोलकाता की मशहूर मिठाइयों के साथ की। जब भी आप यहाँ आएँ तो रसगुल्ला, संदेश, छेना से बनी मिठाइयाँ और ढोकला जैसे स्वादिष्ट स्वाद ज़रूर ट्राई करें। इनका स्वाद कोलकाता की पहचान माना जाता है। स्वादिष्ट नाश्ता करने के बाद अब समय है इस ऐतिहासिक शहर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को एक्सप्लोर करने का। अब हम अपने होटल के मुख्य मार्ग से लोकल बस पकड़ चुके हैं। कोलकाता में बस आज भी सबसे सस्ता और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन माना जाता है, जिसे शहर के लगभग
हर हिस्से तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। हमारा पहला डेस्टिनेशन है साइंस सिटी, जो यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और ट्रैफिक के अनुसार 20 से 25 मिनट में पहुंचा जा सकता है। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं साइंस सिटी कोलकाता। प्रवेश द्वार के बाहर आपको 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए अच्छी पार्किंग सुविधा मिल जाती है। आसपास खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें, पानी, स्नैक्स और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की दुकानें भी मौजूद हैं, जिससे पर्यटकों को काफ़ी सुविधा होती है। साइंस सिटी भारत के सबसे बड़े और लोकप्रिय विज्ञान संग्रहालयों में से एक है। इसकी शुरुआत वर्ष 1997 में की गई थी और इसका उद्देश्य विज्ञान को रोचक और आसान तरीक़ों से लोगों तक पहुंचाना है। यहाँ बच्चों हो या बड़े, सभी के लिए देखने और सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप परिवार के साथ कोलकाता घूमने आए हैं तो साइंस सिटी आपके लिस्ट में ज़रूर शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर एंट्री टिकट जो है वो नॉर्मल टिकट 70 रुपीज़ है। 3D शो है, फिर रोड ट्रेन है, रोपवे है, काफ़ी सारे यहाँ पर चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर आपको टिकट रेट्स पर पर्सन दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूली बच्चे इस साइंस सेंटर को घूमने के लिए आते हैं। काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ मिलता है। साइंस को काफ़ी आसान भाषा में यहाँ पर सिखाया गया है अंदर में। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर एक दिन में आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। बोला था इसको घूमने में कम से कम आपको 2 से 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। जैसे जैसे हम साइंस सिटी के अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे देखने को मिल जाते हैं। वे विज्ञान से जुड़े अलग अलग मॉडल और प्रदर्शनी को बड़े उत्साह से देखते और नई नई चीज़ों को सीखते हुए नज़र आते हैं। तो ये साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल का एरिया है और यहाँ पर 2 शो चलते हैं। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ डार्क राइड 50 रुपीज़ पर हेड है। अब पैनोरामा ऑन ह्यूमन एवोल्यूशन ये 60 पर हेड है। इसका टाइमिंग जो है यहाँ स्क्रीन पर दिया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो ये टाइम पर ही शो चालू होता है ह्यूमन एवोल्यूशन को लेके। और बाकी मैंने अभी लिया है डार्क राइड, क्योंकि सुबह के अभी 11:30 हो रहे हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन 12 बजे चालू होगा और ये टिकट है जो इसका, ये 50 रुपीज़ का टिकट है। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में दिखाया गया है। अब हम साइंस सिटी के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक एवोल्यूशन ऑफ लाइफ डार्क राइड की ओर बढ़ रहे हैं। यह एक इंडोर राइड है जहां पर एक चलती हुई गाड़ी में बैठकर करोड़ों वर्षों की धरती पर जीवन की कहानी को बेहद रोचक तरीके से दिखाया गया है। रोशनी, साउंड इफेक्ट्स और चलते फिरते मॉडल इस अनुभव को और भी वास्तविक बना देते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन ऑफ डार्क राइड की शुरुआत पृथ्वी के निर्माण और शुरुआती जीवों से होती है। इसके बाद धीरे धीरे यह दिखाया जाता है कि समय के साथ जीवन कैसे विकसित हुआ, अलग अलग प्रजातियां कैसे अस्तित्व में आई और प्रकृति में लगातार बदलाव कैसे होते रहे। यह पूरी प्रस्तुति बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी काफ़ी ज्ञानवर्धक और मनोरंजक है। लाइफ थ्रो एजेस। मुख्य प्रवेश क्षेत्र में भी आपको कई आकर्षण देखने को मिलते हैं। यहाँ समय समय पर अलग अलग विज्ञान प्रदर्शनी, इनोवेटिव मॉडल, साइंस शो और विशेष प्रदर्शन आयोजित होते हैं, जहाँ विज्ञान के सिद्धांतों को आसान और मज़ेदार तरीके से समझाया जाता है। यही वजह है कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी बड़ी संख्या में यहाँ घूमने आते हैं। अब राइड का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। सामने दिखाई देता है विशाल डायनासोर, जिन्हें चलती हुई एनिमेटेड तकनीक और दमदार साउंड इफेक्ट के साथ जीवंत बनाया गया है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम लाखों साल पहले डायनासोर के युग में पहुंच गए हों। अलग अलग प्रजातियों के डायनासोर, उनकी आवाज़ें और उनके प्राकृतिक वातावरण को इतने शानदार तरीके से दिखाया गया है कि यह अनुभव बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए यादगार बन जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं मैरीटाइम सेंटर में। अच्छी बात यह है कि इसे देखने के लिए किसी अलग टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास साइंस सिटी का प्रवेश टिकट है तो आप इस गैलरी को भी आसान से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अंदर प्रवेश करते ही समुद्री दुनिया
और जहाज़ों से जुड़ी कई रोचक जानकारियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार के जहाज़ों के मॉडल, पुराने समुद्री मार्ग, बंदरगाहों का विकास और समुद्री परिवहन के इतिहास को बेहद आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। गैलरी के आगे बढ़ने पर आपको बड़े बड़े कार्गो शिप्स, कंटेनर जहाज, युद्धपोत और यात्रियों को ले जाने वाले जहाज़ों के मॉडल देखने को मिलते हैं। हर मॉडल के साथ उनकी बनावट, उपयोग और तकनीक की जानकारी भी दी गई है, जिससे यह समझना आसान हो जाता है कि समुद्री परिवहन दुनिया की अर्थव्यवस्था में कितने महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अलावा यहाँ आधुनिक नेविगेशन सिस्टम, लाइट हाउस, जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और समुद्र में दिशा तय करने की तकनीकों को भी सरल तरीकों से समझाया गया है। कई जगह इंटरैक्टिव डिस्प्ले लगे हैं, जहां आप बटन दबाकर या स्क्रीन के माध्यम से नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो यह गैलरी सीखने के लिए बेहद शानदार जगह है, जहां मनोरंजन के साथ साथ समुद्री विज्ञान, जहाज निर्माण और समुद्री व्यापार के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। पूरी गैलरी को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आप एक एक सेक्शन देखते हुए समुद्री इतिहास से लेकर आधुनिक तकनीक तक की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए साइंस सिटी आए हैं तो मैरीटाइम सेंटर को देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। अब आगे चलते हैं। करीब 2 घंटे तक साइंस सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम अपने अगले डेस्टिनेशन इंडियन म्यूजियम की ओर निकलते हैं। यहाँ से सबसे आसान तरीका है लोकल बस या टैक्सी लेना। साइंस सिटी से इंडियन म्यूजियम की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है और ट्रैफिक के अनुसार यहाँ पहुँचने में 20 से 30 मिनट का समय लगता है। कुछ ही देर के सफ़र के बाद हम भारत के सबसे पुराने और प्रसिद्ध संग्रहालय इंडियन म्यूजियम के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुँच जाते हैं। बाहर से ही इसकी भव्य और ऐतिहासिक इमारत देखने लायक है, जो पहली ही नज़र में इसकी विरासत और खूबसूरती का एहसास करा देती है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि किसी दिन खुला रहता है। ये ट्यूसडे से संडे 10 से 6 बजे शाम तक खुला रहता है और मंडे को क्लोज़ रहता है। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर अडल्ट का 75 रुपीज़ है। फ़ोन से अगर कैमरा यूज़ करना है तो 50 रुपीज़ एडिशनल देना पड़ेगा, और अगर DSLR कैमरा यूज़ करना चाह रहे हैं तो 100 रुपीज़। तो हम तो अपना कैमरा अंदर लेके जाएंगे तो पे करेंगे उसको। बाकी ये टिकट काउंटर यहाँ। जैसे ही हम इंडियन म्यूजियम के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले इसकी स्थापना और इतिहास से जुड़ी जानकारी देखने को मिलती है। इंडियन म्यूजियम की स्थापना वर्ष 1814 में एशियाटिक सोसाइटी द्वारा की गई थी, जिससे यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की ऐतिहासिक संस्कृति और प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षित करना और लोगों तक पहुंचाना है। आगे बढ़ते ही संग्रहालय की विशाल और खूबसूरत गैलरियां दिखाई देती हैं। यहाँ हर गैलरी को अलग अलग विषयों के अनुसार बनाया गया है, जहाँ प्राचीन मूर्तियाँ, दुर्लभ कलाकृतियाँ, जीवाश्म, सिक्के, चित्र और ऐतिहासिक अवशेष बड़े व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित किए गए हैं। अंदर का शांत वातावरण और भव्य वास्तुकला इस जगह को और भी खास बना देता है। अब हम इंडियन म्यूजियम की उस गैलरी में पहुंच चुके हैं जहां भारत की प्राचीन सभ्यताओं और विभिन्न राजवंशों से जुड़ी दुर्लभ मूर्तियां और उनके अवशेष प्रदर्शित किए गए हैं। यहां आपको पत्थर, धातु और टेराकोटा से बनी सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जिनमें उस समय की कला, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की शानदार झलक दिखाई देती है। इस गैलरी में भगवान बुद्ध, विष्णु, शिव, देवी देवताओं और जैन तीर्थंकरों सहित कई ऐतिहासिक प्रतिमाएं सुरक्षित रखी गई हैं। हर मूर्ति के साथ
उसकी अनुमानित समयावधि, निर्माण शैली और जिस स्थान से वह प्राप्त हुई उसकी जानकारी भी दी गई है। इससे यह समझना आसान हो जाता है कि भारत की मूर्तिकला समय के साथ किस तरह विकसित हुई। अगर आपको इतिहास, पुरातत्व या प्राचीन भारतीय कला में रुचि है तो यह गैलरी आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ की हर मूर्ति अपने भीतर सैकड़ों वर्षों का इतिहास और एक अलग कहानी समेटे हुए दिखाई देती है। अब हम पहुंच चुके हैं उस गैलरी में जहां पृथ्वी से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के पत्थरों, चट्टानों और खनिजों का आकर्षक संग्रह प्रदर्शित किया गया है। यहाँ आपको क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, संगमरमर, अभ्रक और कई दुर्लभ खनिजों के नमूने देखने को मिलते हैं। हर नमूने के साथ उसकी पहचान, विशेषताएं और उपयोग की जानकारी भी दी गई है। अब हम पहुंच चुके हैं म्यूजियम की सबसे रोचक गैलरियों में से एक, जहां अलग अलग जीवों के वास्तविक कंकाल प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ डायनासोरस, बंदर और कई अन्य जानवरों के विशाल स्केलेटन देखने को मिलते हैं, जो लाखों वर्षों के विकास क्रम और जीव जंतुओं की संरचना के बेहद रोचक तरीके से समझाते हैं। इंडियन म्यूजियम को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अब हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। म्यूजियम से बाहर निकलकर हम पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 की ओर जाते हैं। यहाँ से मेट्रो लेकर लगभग 10 से 15 मिनट में कालीघाट मेट्रो स्टेशन पहुँचा जा सकता है। कुछ ही मिनटों के मेट्रो सफ़र के बाद हम कालीघाट मेट्रो स्टेशन पहुँच जाते हैं। यहाँ गेट नंबर 1 से बाहर निकलते ही मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता शुरू हो जाता है। अब चलते हैं माँ काली के पावन धाम की ओर। कालीघाट मेट्रो स्टेशन से कालीघाट मंदिर की दूरी लगभग 800 मीटर है, जिसे पैदल 10 से 12 मिनट में आसानी से तय किया जा सकता है। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो स्टेशन के बाहर से रिक्शा लेकर भी लगभग 5 से 10 मिनट में मंदिर पहुंच सकते हैं। हाल के वर्षों में यहाँ एक नया कालीघाट स्काई वॉक भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से श्रद्धालु सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से सीधे मंदिर की ओर पहुंच सकते हैं। रास्ते में पूजा सामग्री, प्रसाद और स्थानीय दुकानों को भी भरपूर व्यवस्था मिल जाती है। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट काली मंदिर में। यह मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है और माँ काली को समर्पित देश के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से इसकी गिनती होती है। मान्यता है कि यहाँ माँ सती का दाहिने पैर की 4 उंगलियाँ गिरी थी, इसीलिए इस स्थान का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ माँ काली के दर्शन के लिए आते हैं। त्योहारों, अमावस्या और सप्ताहांत पर यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, इसीलिए दर्शन करने में 2 से 3 घंटे तक का समय लग सकता है। अगर आप कम भीड़ में दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी पहुँचना सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। तो सामने में आपका मंदिर है कालीघाट का शक्तिपीठ, और रिटर्निंग में या आप आना है तो यहाँ पर एक नया स्काई वॉक बना है, कालीघाट स्काई वॉक। इसको जूम करके दिखाते हैं, सामने में देखिए, और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल प्रोजेक्ट है, और ये आपको डायरेक्ट मेट्रो के पास ले जाता है, कालीघाट मेट्रो, जहाँ से आप कहीं भी फिर रिटर्निंग अपना प्लान कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इसके थ्रू ही हम लोग जाएंगे मेट्रो स्टेशन अपनी वापसी के लिए। माँ काली के दिव्य दर्शन करने के बाद अब हम वापस मेट्रो स्टेशन की ओर निकलते हैं। इस दौरान हम नए बने कालीघाट स्काई वॉक कॉरिडोर से होकर जाते हैं। यह कॉरिडोर काफ़ी सुंदर और आधुनिक तरीके से बनाया गया है। रास्ते में दोनों ओर प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानें हैं। पहले दिन कोलकाता के प्रमुख स्थलों को एक्सप्लोर करने के बाद अब दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। मेट्रो से सफ़र करते हुए हम दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं। आज हम मां दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, जो कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। तो ये है स्काई वॉक जो जाएगा दक्षिणेश्वर मंदिर की ओर। जस्ट मेट्रो स्टेशन के बाहर ही है, जस्ट बगल में। दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको
नया बना माँ श्री शिरोमणि सबवे दिखाई देता है। इस आधुनिक कॉरिडोर के माध्यम से आप बिना सड़क पार किए सीधे दक्षिणेश्वर काली मंदिर तक लगभग 10 मिनट में आसानी से पहुंच सकते हैं। यह सबवे श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। पूरा रास्ता साफ सुथरा, चौड़ा और सुरक्षित है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और परिवार के साथ आने वाले यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलती है। रास्ते में आपको प्रसाद, फूल माला, पूजा सामग्री, मिठाइयाँ और स्मृति चिन्ह बेचने वाली कई दुकानें मिल जाती हैं। इसीलिए मंदिर पहुंचने से पहले ही दर्शन के लिए आवश्यक सभी सामान यहीं से आसानी से खरीदा जा सकता है। आखिरकार श्री शिरोमणि सबवे पार करने के बाद हम दक्षिणेश्वर काली मंदिर परिसर पहुंच जाते हैं। प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर आपको पूजा सामग्री, फूल माला, प्रसाद, धार्मिक पुस्तकें, स्मृति चिन्ह और कई तरह की स्थानीय दुकानों की लंबी कतार दिखाई देती है। अगर आप अपने साथ कोई यादगार चीज या मंदिर से जुड़ा प्रसाद ले जाना चाहते हैं तो यहाँ आसानी से खरीद सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक व्यवस्थित फूड कोर्ट भी बना हुआ है, जहाँ बंगाली व्यंजनों से लेकर चाय, नाश्ता और अन्य स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया जा सकता है। दर्शन से पहले या बाद में यहाँ कुछ समय आराम से बिताया जा सकता है। मंदिर में दर्शन के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय भीड़ अपेक्षाकृत कम रहती है। वही सप्ताहांत, छुट्टियों और विशेष पर्वों पर यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या अधिक होती है, इसीलिए दर्शन में अधिकतर समय लग जाता है। अगर आप आराम से दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी पहुँचना एक अच्छा विकल्प रहेगा। मार्केट की दुकानों से आगे निकलते ही सामने दक्षिणेश्वर काली मंदिर का भव्य दृश्य दिखाई देने लगता है। दूर से ही मंदिर की खूबसूरत वास्तुकला मन को आकर्षित कर लेती है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको अपने जूते, चप्पल, बैग, मोबाइल फ़ोन और अन्य निजी सामान निर्धारित काउंटर पर जमा करने होते हैं। सुरक्षा कारणों से इन चीज़ों को मंदिर के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती। सामान जमा करने के बाद आप निश्चित होकर दर्शन के लिए लाइन में लग सकते हैं और मां काली के दर्शन का शांतिपूर्वक आनंद ले सकते हैं। अब हम धीरे धीरे मां दक्षिणेश्वर काली मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम मुख्य मंदिर के पास पहुंचते हैं, पूरे परिसर का आध्यात्मिक वातावरण मन को एक अलग ही शांति का अनुभव कराता है। चारों ओर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और जय मां काली के जयकारे पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण रानी रसमनी ने वर्ष 1855 में कराया था। यह मंदिर मां भवतारिणी काली को समर्पित है। मान्यता है कि मां भवतारिणी अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करके उन्हें जीवन की कठिनाइयों में से पार कराती हैं। यही कारण है कि हर वर्ष देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण रानी रसमनी ने वर्ष 1855 में कराया था। यह मंदिर मां भवतारिणी काली को समर्पित है। मान्यता है कि मां भवतारिणी अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करके उन्हें जीवन की कठिनाइयों से पार लगाती हैं। यही कारण है कि हर वर्ष देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की वास्तुकला भी बेहद आकर्षक है। 9 शिखरों वाला मुख्य मंदिर, विशाल प्रांगण और इसके आसपास बने 12 शिव मंदिर इस पूरे परिसर की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। मंदिर के एक और पवित्र हुगली नदी बहती है, जहां कई श्रद्धालु स्नान के बाद मां के दर्शन के लिए आते हैं। इसी स्थान पर महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस ने वर्षों तक मां भवतारिणी की उपासना की थी, जिससे इस मंदिर का आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। दर्शन करने के बाद मन पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है। अगर आप कोलकाता आएं तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। तो दोस्तों, माँ दक्षिणेश्वर काली के दिव्य दर्शन करने के बाद अब हम मंदिर परिसर से बाहर निकलकर दाईं ओर वाली गली की तरफ बढ़ते हैं। यही रास्ता हमें दक्षिणेश्वर फेरी घाट तक ले जाता है, जहाँ से हम हुगली नदी पार करके अपने अगले डेस्टिनेशन बेलूर मठ जाने वाले हैं।
रास्ते में आपको कई स्थानीय दुकानें और फूड स्टॉल देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हुए टिकट काउंटर से ठीक पहले आपको मां काली का एक छोटा और सुंदर मंदिर भी दिखाई देता है। यहाँ कई श्रद्धालु कुछ क्षण रुककर माथा टेकते हैं और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम फेरी के टिकट काउंटर पहुँचते हैं, जहाँ से टिकट लेकर हुबली नदी पार कर बेलूर मठ की ओर रवाना होते हैं। अब हम फेरी के टिकट काउंटर पर पहुंच चुके हैं। दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ जाने के लिए प्रति व्यक्ति 11 रुपये का टिकट लेना होता है। टिकट लेने के बाद सबसे पहले टिकट चेकिंग काउंटर से होकर आगे बढ़ना होता है। एक ज़रूरी बात का ध्यान रखें, दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ के लिए फेरी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहती है, जबकि बेलूर मठ से दक्षिणेश्वर के लिए आखिरी फेरी शाम 7:30 बजे तक मिलती है। इसीलिए अपनी यात्रा इसी समय के अनुसार प्लान करें ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। अब टिकट चेकिंग पार करके चलते हैं फेरी घाट की ओर। अब हमारी फेरी हुबली नदी पर चलना शुरू कर चुकी है। इस दौरान चारों ओर का नज़ारा बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाला लगता है। पीछे मुड़कर देखने पर दक्षिणेश्वर काली मंदिर के ऊंचे शिखर दूर से बेहद भव्य दिखाई देते हैं। हुबली नदी के किनारे बना यह दृश्य कैमरे में कैद करने लायक होता है। फेरी की यात्रा करीब 10 से 15 मिनट की होती है। इस दौरान ठंडी हवा, हुबली नदी का शांत बहाव और आसपास का प्राकृतिक वातावरण सफ़र को और भी यादगार बना देता है। कई यात्री इसी समय फोटो और वीडियो बनाते हुए इस खूबसूरत अनुभव का आनंद लेते हैं। जैसे जैसे फेरी आगे बढ़ती है, सामने दूर से बेलूर मठ की भव्य इमारत दिखाई देने लगती है। हुबली नदी के किनारे स्थित इसकी शानदार वास्तुकला दूर से ही मन को मोह लेती है। कुछ ही मिनटों में हम बेलूर मठ के घाट पर पहुंचने वाले हैं, जहां हमारा अगला खूबसूरत पड़ाव हमारा इंतजार कर रहा है। करीब 15 मिनट की फेरी यात्रा के बाद घाट पर उतरकर कुछ ही मिनट पैदल चलने के बाद हम आखिरकार बेलूर मठ के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं। बेलूर मठ के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही सबसे पहले आपको यहां की एंट्री टाइमिंग की जानकारी मिल जाती है। अप्रैल से सितंबर तक दर्शन का समय सुबह 6:30 से 11:30 बजे और शाम 4 से रात 9 बजे तक रहता है। वहीं अक्टूबर से मार्च तक सुबह का समय वही रहता है, लेकिन शाम की एंट्री 3:30 बजे से रात 8:30 बजे तक होती है। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते ही चारों ओर हरियाली, साफ सुथरे रास्ते और बेहद शांत वातावरण आपका स्वागत करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर सबसे पहले रामकृष्ण साहित्य कक्ष दिखाई देता है, जहां श्री रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनके विचारों और आध्यात्मिक साहित्य से जुड़ी अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं। आगे आपको प्लेसेस टू विजिट इन बेलूर मठ का सूचना बोर्ड भी दिखाई देता है, जिसमें परिसर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की जानकारी दी गई है। इससे पहली बार आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को पूरे परिसर को आसानी से घूमने में काफ़ी सुविधा होती है। आसपास का पूरा परिसर हरियाली, सुंदर बगीचों और शांत वातावरण से घिरा हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सामने बेलूर मठ का भव्य मुख्य मंदिर दिखाई देने लगता है। इसकी वास्तुकला बेहद अनोखी है, जिसमें हिंदू, बौद्ध, इस्लामी और ईसाई स्थापत्य शैली की झलक एक साथ देखने को मिलती है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मुख्य मंदिर के आसपास श्री रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कई छोटे छोटे मंदिर और स्मारक भी बने हुए हैं। श्रद्धालु पूरे परिसर में घूमकर इन पवित्र स्थलों के दर्शन करते हैं और यहाँ के शांत आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करते हैं। पूरे परिसर को घूमने के बाद हम समाधि पीठ पहुँचते हैं। यह वही पवित्र स्थान है जहाँ रामकृष्ण मिशन से जुड़े महान संतों की स्मृति को श्रद्धापूर्वक संरक्षित किया गया है। श्रद्धालु यहाँ कुछ पल शांत बैठकर ध्यान और प्रार्थना करते हैं।
चारों ओर फैली हरियाली, गहरी शांति और आध्यात्मिक वातावरण मन को एक अलग ही सुकून और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। बेलूर मठ का यह शांति माहौल इसे अन्य धार्मिक स्थलों से अलग पहचान देता है। अब बेलूर मठ से वापस लौटने के लिए हमने एक बार फिर फेरी का चुनाव किया। हुगली नदी के रास्ते सफर करना इस जगह को एक्सप्लोर करने का सबसे खूबसूरत और यादगार अनुभव माना जाता है। अब चलते हैं वापस मेट्रो की ओर और अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए रवाना होते हैं। दक्षिणेश्वर से अब हम ब्लू लाइन मेट्रो लेकर रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहां से लगभग 5 से 7 मिनट पैदल चलने के बाद हम कोलकाता की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक विक्टोरिया मेमोरियल पहुंच जाते हैं। तो आखिरकार हम विक्टोरिया मेमोरियल के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके हैं। यहाँ आपको देश विदेश से आए पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। हर कोई इस ऐतिहासिक धरोहर की भव्यता को देखने और इसकी खूबसूरत यादों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए यहाँ आता है। दूर से सफ़ेद संगमरमर से बनी यह शानदार इमारत बेहद आकर्षक और भव्य दिखाई देती है, जिसे देखते ही इसकी ऐतिहासिक विरासत का अंदाज़ा लग जाता है। अब अंदर प्रवेश करने से पहले आपको टिकट काउंटर से टिकट लेना होता है। गार्डन में प्रवेश करने का टिकट 30 रुपये और म्यूज़ियम सहित प्रवेश का टिकट 50 रुपये प्रति व्यक्ति है। यह स्मारक सोमवार को बंद रहता है, जबकि बाकी दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। अगर आपको टिकट, समय या अन्य नियमों की पूरी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन को पॉज करके सभी जानकारी आराम से देख सकते हैं। अब हम विक्टोरिया मेमोरियल के मुख्य परिसर के प्रवेश कर चुके हैं। सामने सफ़ेद संगमरमर से बनी इसकी विशाल और भव्य इमारत किसी महल से कम नहीं लगती। इसका निर्माण ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की स्मृति में करवाया गया था। इसकी आधारशिला 1906 में रखी गई थी और इसका निर्माण 1921 में पूरा हुआ। आज यह कोलकाता की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक पहचान और प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। चारों ओर फैला हरा भरा गार्डन, सुंदर फूलों की क्यारियां, बड़े बड़े पेड़ और साफ सुथरे रास्ते इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ लोग आराम से टहलते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं और इस ऐतिहासिक इमारत के साथ यादगार फोटो और वीडियो बनाते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। खासकर सुबह के समय या शाम को सूर्यास्त से पहले यहाँ की रोशनी और मौसम बेहद सुहावना रहता है, जिससे विक्टोरिया मेमोरियल की खूबसूरती और भी निहारने लायक होती है। इतिहास, वास्तुकला और प्रकृति तीनों का शानदार संगम देखने के लिए विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता आने वाले हर पर्यटक की सूची में ज़रूर होना चाहिए। विक्टोरिया मेमोरियल घूमने के बाद अब बारी है अपने अगले डेस्टिनेशन MP बिरला प्लेनेटोरियम की। अच्छी बात यह है कि यह विक्टोरिया मेमोरियल से केवल 400 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, इसीलिए आप यहाँ 5 से 7 मिनट पैदल चलकर भी आसानी से पहुँच सकते हैं। यह भारत का सबसे प्रसिद्ध प्लेनेटोरियम में से एक है और अंतरिक्ष, ग्रहों, तारों तथा ब्रह्मांड से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए जाना जाता है। यहाँ विशाल गुंबद के अंदर बैठकर आपको एक शानदार स्काई शो देखने को मौका मिलता है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध प्लेनेटोरियम में से एक है और अंतरिक्ष, ग्रहों, तारों तथा ब्रह्मांड से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए जाना जाता है। यहाँ विशाल गुंबद के अंदर बैठकर आपको एक शानदार स्काई शो देखने को मौका मिलता है, जिसमें तारों, ग्रहों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड की अद्भुत दुनिया को आधुनिक प्रोजेक्शन तकनीक के माध्यम से बेहद वास्तविक तरीके से दिखाया जाता है। ऐसा महसूस होता है मानो आप सचमुच में अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हों। अगर आपको अंतरिक्ष, ग्रहों, तारों या कॉस्मोस में थोड़ी सी भी रुचि है तो कोलकाता आने पर इस जगह को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। यह बच्चों और बड़ों दोनों के लिए यादगार और ज्ञानवर्धक अनुभव साबित होता है। अगर आपके पास थोड़ा समय
और बचा हो तो MP बिरला प्लेनेटोरियम के ठीक बगल में स्थित सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च भी ज़रूर घूमने सकते हैं। यह कोलकाता के सबसे पुराने और प्रसिद्ध चर्चों में से एक है। इसका निर्माण 1847 में पूरा हुआ था और इसकी खूबसूरत ग्रांथिक शैली की वास्तुकला दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। चर्च के अंदर का शांत वातावरण, रंगीन कांच की खिड़कियां और ऐतिहासिक सजावट इसे और भी खास बनाती हैं। यहाँ लोग केवल प्रार्थना के लिए नहीं बल्कि इसकी अद्भुत वास्तुकला और इतिहास को देखने भी बड़ी संख्या में आते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी कोलकाता की 2 दिन की शानदार यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है यह वीडियो आपकी यात्रा की प्लानिंग में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में एक नई और खूबसूरत मंजिल के साथ।